नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ढढोईवाला विधानसभा के सीला चौकी में बनी सूर्यधार झील और बांध का सीएम त्रिवेंद्र सिंह कल उद्घाटन करेंगे, जहां बांध में 30 गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा, तो वहीं सैकड़ों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बताते चले कि सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और कोरोना काल में झील बनकर तैयार हो गई, जिसका फायदा अब लोगों को मिलने जा रहा है। पर्यटन के रूप में भी झील लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि इस झील के पानी से लोग नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। और उससे हमारे जो किसान हैं उनको 12 महीने पानी मिलेगा और जो पीने के लिए जो पानी है उसकी भी गुणवत्ता उपयुक्त पानी उनको मिलेगा, क्योंकि वर्षा का पानी पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो वर्षा जल संचय करके पीने का पानी मिलेगा और जो हमारे किसान हैं उनको अंतिम खेत तक जहां नहरें पहुंची हैं वहां तक उनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम विद्युत पर निर्भर करते हैं, ट्यूबवेल्स पर निर्भर करते हैं, तो हम जो दोहन कर रहे हैं ज़मीन के अंडरग्राउंड वाटर का, वो भी अब हो सकता है कि भविष्य में उसकी आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी। उस पानी को हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल करें। सौंग बांध कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सौंग बांध की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो समय पर हो गई है और उसके लिए हम लोग फंडिंग एजेंसी हमारी हम ढूंढ रहे हैं। उसमें लगभग हमारा 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास उस पर खर्चा आएगा। लेकिन सौंग बांध के आने से एक तो जो देहरादून शहर है हमारा और आसपास के जो गांव हैं उनको आने वाले 65-70 साल तक के लिए पर्याप्त पानी पीने को मिलेगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सौंग जो पानी हमारा सौंग में सूख जाता है सौंग नदी में, तो इसके भी रिज्यूमिनेट होने की संभावनाएं हैं कि इसमें भी पानी 12 महीने के लिए पानी इसमें बढ़ सकता है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार की साप्ताहिक बंदी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस दिन सिर्फ जरूरी वस्तुएं से संबंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। देहरादून तहसील की बात करें तो यहां कल यानी रविवार को बाजार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी का आदेश अभी भी लागू है। इसके बाद भी तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं। यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुला पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधक अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो बाजार तहसील वाइज पहले एक ऑर्डर निकला हुआ है, जब नवरात्र के पहले ये फॉलो भी किया जा रहा था बहुत स्ट्रिक्टली, उसको उस ऑर्डर के बेसिस पे जो साप्ताहिक बंदी जिस बाजार की जिस दिन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस सिलेंडर, ये जो एजेंसीज हैं इनको छोड़ करके सभी कमर्शियल प्रतिष्ठान जो है उस दिन बंद रखे जाएंगे और ये साप्ताहिक बंदी का अनुपालन सभी स्ट्रिक्टली सुनिश्चित करें। नगर निगम इस दिन बड़े लेवल पे सैनिटाइजेशन भी अभियान भी चलाएगा और जो लोग इस आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट फिर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें मैंने आपको कहा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीजी हेल्थ ने चिंता जाहिर की है। डीजी ने प्रदेश के सभी जिला के सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। डीजी हेल्थ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी सतर्क रहने और लोगों को मास्क पहनकर ही घरों से निकलने की अपील की है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के क्रम में, निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी 13 जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। वैसे तो जब मार्च से ही हम लोग जिस युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं है और मेरे द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि अब जो
सर्दियों के सीज़न आ रहे हैं और इसमें वायरसेस एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमको बहुत ही और सतर्क रहने की ज़रूरत है और मेरे द्वारा 13 जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि टेस्टिंग भी बढ़ाई जाए और साथ में सारे चिकित्सालयों की जो व्यवस्था है, यदि कोई गंभीर रोगी आता है या कोई रोगी आता है तो उसके लिए चाक चौबंद। साथ में मैं यह भी अपील करूंगी आपके माध्यम से, आप जिससे कि जनता तक पहुँचे, अगर घर में किसी व्यक्ति को सांस की खांसी बुखार जुखाम हो रहा है, सांस की पहले से ही बीमारी है या कोई गर्भवती औरत है उसको कोई हल्की सी बीमारी खांसी की हो रही है या 60 साल के बूढ़े हैं या कोमॉर्बिड हैं जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डायलिसिस या कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी इस बीमारी में बहुत कम हो जाती है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सभी से कि आप निकटतम चिकित्सा इकाई में जाएं, वहाँ डॉक्टर से अवश्य मिलें, घर पर बिल्कुल ना बैठें। आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो आपको टेस्ट करेंगे और जब वो टेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है ठीक भी होंगे, आपको ट्रीट। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और सह प्रभारी रेखा वर्मा के 2 दिवसीय दौरे पर ढढोईवाला पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडूर ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और देहरादून में उनके कई कार्यक्रम हैं जिनके जरिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और बीजेपी सरकार बनने में कामयाब होगी। संगठन बहुत मजबूती से खड़ा है और हम सब लोग सरकार में हैं और इसको और कैसे मजबूत किया जाए इस पर हम सब लोग विचार करेंगे बैठक के साथ। आज का हमारा दौरा, मेरे साथ में बहन रेखा वर्मा जी हमारी सह प्रभारी हैं। हमारा दौरा ये परिचयात्मक है, अभी हम परिचय करने के लिए यहाँ पर आए हैं, फिर उसके बाद में 4, 5, 6, 7 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर रहेंगे। उनकी तैयारी की सारी योजनाएँ बनेंगी, साथ साथ कार्य योजनाएँ बनेंगी, कार्यों को भी आपस में हम बांटेंगे और किस प्रकार से संगठन को और मजबूत कर आगे चुनाव में जाएगा। किसानों के धान ऑनलाइन रजिस्टर में ना चढ़ाने को लेकर काशीपुर में आज समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों ने समर्थन में काशीपुर सोसाइटी में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने काशीपुर सोसाइटी के आला अधिकारियों को एक ज्ञापन भी दिया। बता दें कि किसानों का धान मिल तोल रहे हैं, परंतु धान तोलने के बाद अब उसको चढ़ाने के लिए किसान पर्ची काशीपुर सोसाइटी आते हैं तो वहां के अधिकारी उनको चढ़ाने के लिए मना कर देते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महीने की पर्ची है सर, या सोचिए किसानों की सरकार ने कहा था किसान धान बेचेंगे तो 78 घंटे में पैसे मिल जाएंगे। आज 1000 घंटे से ज्यादा हो गए, एक पैसा नहीं मिला। किसान छोटा चाहे बड़ा 10 क्विंटल वाला, 20 वाला, 50 वाला, एक पैसा नहीं मिला। 10 तारीख के बाद एक पैसा नहीं है। यहाँ सोसाइटी में पर्ची जमा करा तो वो लेते नहीं है, मतलब ये पर्ची सब यहीं पड़ी है हमारे तो पास। कितना पैसा मतलब सरकार को आप कह रहे हैं पैसा नहीं मिल पा रहा, कितना पैसा किसानों का बकाया है? हमारा तो 10 तारीख के बाद का पैसा, 10 तारीख के बाद का एक पैसा नहीं मिला। कितना होगा लगभग? करोड़ों रुपए है, मतलब सारे किसानों का लगाए तो हमें तो अपना पता है, जो 200-400 क्विंटल धान है उसके पैसे नहीं मिले। सरकार का कहना है कि कांग्रेस बहका रही है किसानों को। क्यों किसान क्यों बेकार है? इन्होंने कहा था 78 घंटे में पैसे देंगे। क्यों कांग्रेस का क्या मतलब है? हम भी बीजेपी को वोट देने वाले हैं, कांग्रेस का इसमें तो आ गए तो चल हम क्या करें। मतलब
कि हमारे किसान भाइयों ने अपना धान मिल में तुलवा दिया गया। जब धान मिल में तुलवा दिया तो तत्काल इसका भुगतान करना चाहिए। जब भुगतान करने की वो सोसाइटी में आते हैं तो यहाँ के आला अधिकारी कहते हैं सुबह आना, शाम आना, कल आना, परसों आना। कल जब मैं आला अधिकारियों से मिला तो आला अधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा इनका पोर्टल, जो एक पोर्टल होता है जिससे भुगतान होता है, वो पोर्टल ही बंद कर दिया गया। तो मैंने आला अधिकारियों ने कहा ये गलती किसकी है? उन्होंने कहा ये गलती माननीय मुख्यमंत्री जी की गलती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो इसलिए बैठे हैं कि किसानों के धानों का भुगतान जो है वो इनको नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ भाजपा सरकार ये कहती है कि हमको भुगतान कर रहे हैं। आज किसान देखिए पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरा हुआ है। हरियाणा है, अंबाला, पंजाब और दिल्ली को जब वो कूच कर रहे थे तो इस ठंड की टाइम में इन्होंने पानी की बौछारें की, उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की है और उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। आखिर उनकी आवाज़ क्यों दबाया जा रहा है? उनकी कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों को उत्तराखंड किसान मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि तमाम सरकारों ने किसानों से धोखा देने का काम किया है। अब किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ चुका है और मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह और अन्य लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता जसबीर सिंह ने। किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आज राष्ट्रीय किसान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने किसान और मजदूरों के साथ में लक्सर तहसील पर प्रदर्शन करने के साथ ही ज्ञापन भी दिया है। आगे क्या तैयारी है और किस तरह की मांगे रखी गई है, बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह। कीरत सिंह जी, जिस तरह से आज आपने काफ़ी लोगों के साथ में एक प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया, क्या तैयारी है, क्या आपकी मांग है? मेरी तो आपको मालूम है, वो कोरोना की वजह से रुका हुआ, यानी जो भी मूलभूत समस्याएं किसानों की है कहीं की भी हो, उसके लिए तत्पर तैयार रहता हूँ मैं। और आगे भी मैं 24 घंटे तैयार रहूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सड़क जाम करनी पड़ो, चाहे रेल का चक्का जाम करना पड़ो, उससे भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर दिल्ली भी हमें कुछ करना पड़ो तो हज़ारों की संख्या में दिल्ली जाएंगे, उससे भी हम कहीं वो नहीं करेंगे। कृषि कानून को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है, उस कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के जो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 3 तारीख को किसानों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। उसके बाद ही फिर किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन? नहीं, अभी तो कोई वार्ता नहीं हुई ना। जब वार्ता होगी उसके बाद ये तो, और जब तक वार्ता नहीं होगी जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जब तक वार्ता होगी आंदोलन करते रहेंगे। और भी यहाँ किसान हैं साथ में। संदीप जी, जिस तरह से आप आज आए हैं इकट्ठे होकर के, क्या लगता है आपको कि पूरे उत्तराखंड के किसान आपकी समिति के साथ में जुड़ेंगे? जी, पूरे उत्तराखंड के क्या, पूरे भारत के किसान एक जगह सब एक मंच पे आ गए हैं। और कृषि कानून को जो काला कानून है, इसे किसान वापस लगा के हटे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसके लिए हम अपनी जान तो खेलना पड़े, चाहे कुछ भी। हम सब किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं। और भी साथ है, आप डायरेक्टर हैं और खासकर किसानों की बात उठाते रहते हैं। इस बार जो आंदोलन है, क्या लगता है कि इसमें किसानों को कितनी सफलता मिलेगी? जिस तरह से कई प्रदेश जुड़ रहे हैं, किसानों को सफलता तो मिलेगी। किसान एक पूरा भारत का किसान एक है और चाहे कुछ भी हो जाए किसान एक ही रहेगा। यहाँ डायरेक्टर साहब हैं देवेंद्र जी, आज ऐसा लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में और उसके चारों तरफ किसान सड़कों पर खड़े हैं, पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, तो क्या इसका आम आदमी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका आम आदमी पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किसानों की समस्या भी जरूरी है। अगर किसान आंदोलन नहीं करेगा तो सरकार सुनती नहीं है। और हमें उम्मीद है कि हम चौधरी कीरत सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ भी यही काम करेंगे अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई। लोकल में जैसे हमारे किसान हैं वो बेच रहे हैं गन्ना, उनकी पर्ची पर 72 घंटे का जो टाइम है उसे बढ़वाने की कोशिश करेंगे। हम आज शुगर मिल में भी जाएंगे और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि कम से कम 15 दिन का टाइम उसमें पर्ची में बढ़ाया जाए, 15 का टाइम बढ़ा जाए। तो ये आपने सुना, किसान नेता जितने भी हैं वो सब लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि किसानों की समस्या को लेकर के चाहे दिल्ली तक जाना पड़ा। सुनील जी भी यहाँ हैं। सुनील जी, जिस तरह से आज किसानों के दिमाग पे एक ही बात छाई हुई है कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर के भी यदि मान लिया लंबा टाइम खींचा तो किस तरह किसान खींचेंगे? इसके लिए होगा उत्तराखंड किसान, उत्तराखंड का जितना किसान है, ये सब की लड़ाई एक है। भारतवर्ष पूरे किसानों की लड़ाई है, ये किसी एक किसान की नहीं है। अगर दिल्ली में कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ उत्तराखंड का पूरा किसान दिल्ली के मजबूर होगा, जिसकी
जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और हम अपनी मांग मंगवा कर रहेंगे। काला कानून बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। काला कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं और दिल्ली जाना पड़ा तो जाएंगे, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ऐलान यहाँ तक किया गया है, चौधरी कृष्ण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम करना पड़ा तो भी करेंगे। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किसान मजदूर संघर्ष समिति और राष्ट्रीय एकता मंच कितनी बड़ी ताकत के साथ में अपने इस आंदोलन को सपोर्ट करके किसानों को इंसाफ दिला पाता है। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज, लक्सर। सितारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में नगर के रुके हुए विकास कार्यों को जल्द शुरू करवाने के लिए 9वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। आज आंदोलनकारियों ने धरने की शुरुआत बाबा नीम करोली महाराज जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर की और दीप प्रज्वलित करके उन्हें कहा कि उनके आंदोलन को आज 9वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और कल 29 नवंबर को सांकेतिक रूप से एक दिन का पूरे नगर में सफाई कार्य ठप रहेगा और इस सांकेतिक इशारे को अगर सरकार ने नहीं समझा तो आने वाले समय में पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। हमारी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, क्योंकि नीम करोली महाराज जी के हम सारे लोग जो है कि शिष्य कह लें या उनके भक्त कह लें, और आज इस आंदोलन के बीच में आज महाराज का जन्मोत्सव है, तो सभी आशीर्वाद महाराज की ओर से है। और आज हम सभी आंदोलनकारियों ने महाराज से ये प्रार्थना की है कि जो जिले में हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनको सद्बुद्धि दें कि वो राजनीतिक दबाव में कार्य ना करके जनता के हितों के लिए कार्य करें। जैसे कि हम जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं उसमें बाधक ना बनकर सहयोग करें। लक्सर के नरोजपुर गांव के 1 साल पहले लापता हुए नाबालिग मूक बधिर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि जावेद अपने ही गांव के पेंटर के साथ किरणपुर गांव में मकान की पुताई का काम करने गया था। शाम के समय घर लौटते समय जावेद रास्ते से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते परिजनों का बुरा हाल है। कुछ मदद नहीं कर रही पुलिस, हम बहुत परेशान हो गए। अब जो लोग जी पर जाँच हमारी जी वो कह रहे जी अब क्या नाम है मशीन विदेश में यहाँ मशीन नहीं है और 15-20 दिन लगेंगे जी। हमें बहुत परेशानी हो रही है बच्चे की वीडियो देख को, और हम चाह रहे हैं जी जहाँ भी हमारा बच्चा हो जल्दी से जल्दी पता लग जाए जी। हम बहुत परेशान हो जी। वीडियो है हमारे भाई की, हमारा बच्चा बोल को बता नहीं सकता मैं कहाँ का रहने वाला, उनका बच्चा हमारा न हमारा नाम बता सको न हमारा गाँव का नाम बता सको। मुल्ला जी क्षेत्र है और उस मुल्ला जी का नहीं पता चल रहा कहाँ जी मुल्ला, और जहाँ भी जाली हम टक्कर मारते फिर रहे सारे में, हमको कोई नजर नहीं आ रहा। पुलिस क्या कर रही इसमें? पुलिस बस कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस ने कह रही है 20 दिन रह गए और पता कर लो। हम पुलिस महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले का आज परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। फूले को ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता को शत शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज ही के दिन 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में सत्य शोधक समाज नमन संस्था का गठन किया था। दलित समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काफी कार्य करते हुए लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ 3 विद्यालय की स्थापना भी की थी। कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल किसान विरोधी बिल है, जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन में खड़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद
लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुमत के आधार पर इस काले कानून को पारित करने का काम किया और किसान लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। पूर्व में भी सरकार द्वारा किसानों से वार्ता की गई, कोई हल उसका नहीं निकला है और आज किसानों ने जब दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया तो फिर सरकार की जो नीयत है उस सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में किसानों से वार्ता करना चाहते हैं तो आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उस समय कर देनी चाहिए थी। किसान एक बात तो कह रहे हैं कि एमएसपी का जिक्र जो है इस कानून में होना चाहिए। सरकार अपनी हठधर्मिता पर है, उसका जिक्र नहीं कर रही है और इसलिए किसान सड़कों पर है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस है किसानों के साथ लाभप्रद होने का काम करे। हम किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और उनकी इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग देने का काम कर रहे हैं और सत्ता के मदमस्त सरकार को जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, देहरादून में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की ओर से बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए रेन बसेरे खोल दिए गए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि रेन बसेरों में बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर जहां आसरा लेने वालों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उन्होंने कहा कि रेन बसेरों में 6-6 फुट की दूरी पर बिस्तर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ये यहां रहने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। नगर आयुक्त ने यहां रहने वाले लोगों को भी कोरोना महामारी से बचने की गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि हर साल रेन बसेरे दिसंबर में खोले जाते हैं, लेकिन इस बार नवंबर में ही कड़ाके की ठंड का एहसास होने के बाद नगर निगम द्वारा सैकड़ों पर सड़कों पर बेसहारा सोने वालों की सुध लेते हुए नवंबर में ही रेन बसेरे खोल दिए गए हैं। इसमें रखा गाइडलाइन ये दी गई है कि 6 फीट की दूरी पर लोगों को रात्रि विश्राम करने की अनुमति दी जाएगी। जो वहां के केयर टेकर होंगे ये इंश्योर करेंगे कि 6-6 फीट दूरी पर उनके बेड लगाएं। जहां पर बेड नहीं है, अगर वो जमीन पर गद्दे बिछाए जाते हैं तो वो भी 6 फीट की डिस्टेंस रखी जाए। मास्क की व्यवस्था वहां रखी जाएगी, सैनिटाइजर की रखी जाएगी। और मैंने अभी भी अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ये भी इंश्योर कर लें कि वहां पर एक हमारा टेम्परेचर को नापने वाला होना भी चाहिए, ताकि कोई अगर उसमें आता है तो उसका देख लें उसको टेम्परेचर है कि नहीं। यदि टेम्परेचर है तो उसको फिर किसकी सुविधा के लिए भेजा जाए, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड आदमी को हम अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। उसका दुष्परिणाम ये होगा कि बाकी जो लोग वहां बसे रहेंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद पूरे उत्तराखंड में ही सर्दी का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। इसको देखते हुए देहरादून का स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम भी सतर्क नजर होता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नगर आयुक्त ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि जो 20 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर अलाव जलाने का प्रबंध किया जाएगा, ताकि जिससे कोई इस बार कोई भी व्यक्ति सर्दी से न मरे। ऐसी 20 जगह जैसे आईसीबीटी, रेलवे स्टेशन, सहारनपुर चौक, जो मुख्य जगह हैं देहरादून की, उन पर अलाव जलाने का प्रबंध भी किया जाएगा। साथ ही रेन बसेरों की व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। साफ तौर पर जो कोविड-19 के नियम है उनका पालन रेन बसेरों में किया जाएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़ देहरादून। गदरपुर महिला विकास परियोजना अधिकारी गीता जोशी ने गदरपुर क्षेत्र की समस्त इंटर पास बालिकाओं से अपील की है कि 30 नवंबर तक अपने गोरा नंदा के फॉर्म जमा करें। इसके साथ ही गीता जोशी ने कहा है कि गदरपुर क्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ियों से अपील है कि वह गर्भवती धात्री महिलाओं को बांटे जाने वाले राशन THR की मात्रा, गुणवत्ता तथा मेन्यू के अनुसार खरीद करें। सामान में कमी पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। कार्यकर्ताओं से मेरी यही अपील है कि वो सामान, देखो बच्चों की सामग्री है, महिलाओं की सामग्री है, हम उनके हिस्से में कटौती करना या उनके लिए खराब सामान लेकर के देना, उससे और बुरा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपके माध्यम से कि वो सामग्री का, उसकी मात्रा का, उसकी क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी उसमें कमी पाई जाएगी तो जो आवश्यक कार्यवाही होगी उसको खुद भुगतने के लिए तैयार है।
ये हमारा शासनादेश के आधार पर है। जिस वर्ष बालिका ने 12th पास किया है उस वर्ष की 30 नवंबर अंतिम तिथि है। ये शासनादेश है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं। जो 30 तारीख अंतिम तिथि है, तो 30 तक वो जितने भी आवेदन करने वाली बालिकाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सबको बता दें, उनके आवेदन यहाँ कार्यालय में जमा करवा दें। और वो आवेदन भी उसी के लिए जो उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी हो। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी और बढ़ा दी है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने लक्सर नगर के देहात क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। कोतवाल हमेंद्र नेगी ने और एसएसआई नितेश शर्मा ने खुद मोर्चा संभालते हुए कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क और बिना हेलमेट घूमने वालों के चालान काटे और कई गाड़ियों को सीज भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोरोना की 3rd वेव आ रही है और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन को कोई मानने तैयार नहीं है, इसलिए सरकार की हम लोग जो है कोरोना के लिए जो है लोगों को सख्ती से इसके लिए पालन कराने के लिए इसके चालान करें और ये लगातार अभियान चलाते रहेंगे। आश्रमों की धर्म नगरी हरिद्वार में हजारों धर्मशालाएं हैं, लेकिन इनके मालिकाना हक को लेकर हर दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है। ऐसा ही आज एक विवाद तूल पकड़ गया जब योगानंद आश्रम के महंत शोषदी के कार्यक्रम में पहुंचे महंत के 2 शिष्य आपस में संपत्ति को लेकर भिड़ गए, जिसके चलते प्रशासन और संतों ने विवाद को समाप्त करवाया और दोनों को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हमारे यहाँ जो सन्यासी होता है तो सन्यास की परंपरा के अनुसार जो दीक्षित शिष्य होता है जिसने सन्यास का मंत्र लिया होता है और उसी को हम लोग जो है उत्तराधिकारी देते हैं। अब यहाँ जैसे हरिप्रिया जी कह रही हैं हम भी गुरु जी की शिष्य हैं, तो हम लोगों का ये कहना है कि विधिवत सन्यास लें, दीक्षा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल तो संत मिल ही नहीं रहे, साधु मिल ही नहीं रहे। अच्छा है हमारी बिरादरी में बढ़ोतरी होगी। अफवाह था, कोई विवाद नहीं। यहाँ के जो महाराष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं, महाराष्ट्र के उत्तराधिकारी सत्यव्रतानंद जी महाराज, उनकी शिष्या है, दोनों के आपस में विवाद थी। दोनों वो भी संन्यास लेंगे, मेरी परंपरा है वो संन्यास लें, संन्यास लेकर के संस्थान को चलाएं। हमें हमारे तरफ से सत्यव्रतानंद जी की तरफ से कोई कहीं आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है और ना ही कभी बात कोई था। कैसो हरिपुर ने यहाँ सेवा ली है, 2 महीने में वो उनकी व्यवस्था निपटा करके, व्यवस्था को सुलझा करके और निस्संदेह इस कार्य को पूरा करेंगे। ऊपर ही लग रही है। मैं उस संन्यास के स्थिति तक पहुंची हुई हूँ कि उसे कोई नहीं सकता। रही बात आज यहाँ के विवाद, जो मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया, जो सन्यास की परंपरा है वो सन्यास की परंपरा को चलनी चाहिए। आश्रम की व्यवस्था जो है वो सन्यास महिला हो या पुरुष, यदि हरिप्रिया जी की इच्छा है तो आकर के वो सन्यास ले और महंत बने और इस व्यवस्था को चलाएं। इस सन्यास व्यवस्था की न बिगड़े, इसके लिए मैं पुरजोर समर्थन। अब तक की उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।